आज के क्लास में हम लोग संतुलित बजट गुणक को समझेंगे। हम लोग पिछले क्लास में हस्तांतरणीय भुगतान गुणक, कर गुणक और सार्वजनिक व्यय गुणक पर एक विस्तृत चर्चा किए थे और हम लोग ये भी देखे थे कि किस प्रकार से हस्तांतरणीय भुगतान गुणक से, कर गुणक से और सार्वजनिक व्यय गुणक से ऑब्जेक्टिव रहते हैं और न्यूमेरिकल रहते हैं। चलिए आज हम लोग संतुलित बजट गुणक समझने के पहले हम लोग कर गुणक, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक के सूत्रों को पहले देख लें, फार्मूला को हम लोग देख लें, क्योंकि इन सूत्रों का अभी हम लोगों को प्रयोग करना है, यूज करना है। हम लोग जानते हैं कर गुणक निकालने का तरीका था dy/dt, निकालने का फार्मूला था -b/1 - b। हम लोगों को पता है यहाँ dy आय में परिवर्तन को दर्शा रहा है, dt कर में परिवर्तन को दर्शाता है, b का मतलब MPC से है। सार्वजनिक व्यय गुणक या सरकारी व्यय गुणक कैसे निकालते थे? तो dy/dg निकालने का तरीका था 1/1 - b। हम लोग जब हस्तांतरणीय भुगतान गुणक निकाले थे dy/dr, यहाँ r हस्तांतरणीय भुगतान है, जब हम लोग हस्तांतरणीय भुगतान निकाले थे तो फार्मूला था b/1 - b। हम लोगों को पता है यहाँ b का मतलब MPC से है। चलिए हम लोग आज अपने प्रश्न पर आते हैं, आज के सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल देखिएगा, प्रश्न है साबित करें कि संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है। मतलब जो संतुलित बजट गुणक है वो 1 के बराबर होता है। ये हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन इसे प्रूफ करने के पूर्व हम लोग ये समझ लें कि आखिर संतुलित बजट क्या है। हम लोगों को पता है कि बजट 3 प्रकार का होता है: अतिरिक्त बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। ये संतुलित बजट का क्या मतलब है? संतुलित बजट का मतलब है कि जितना सरकार का अनुमानित आय रहता है, यदि सरकार का अनुमानित व्यय भी उतना ही हो तो इस स्थिति को हम लोग संतुलित बजट की स्थिति कहते हैं। संतुलित बजट में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार टैक्स के माध्यम से जितना आय अर्जित करती है उतना ही सरकार का सार्वजनिक व्यय भी होता है। मतलब जो संतुलित बजट है उसमें डेल्टा T = डेल्टा G होता है। यहाँ डेल्टा T का मतलब कर में वृद्धि है या कर में परिवर्तन है और डेल्टा G सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन है। मतलब जो संतुलित बजट है उस संतुलित बजट में सरकार करों से जितना आय अर्जित करती है उतना ही सरकार का सार्वजनिक व्यय भी रहता है। इसलिए संतुलित बजट की स्थिति में डेल्टा T और डेल्टा G दोनों बराबर होते हैं। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि संतुलित बजट गुणक क्या है। संतुलित बजट गुणक को हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि जब कर गुणक और सार्वजनिक व्यय गुणक दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को मिल जाता है संतुलित बजट गुणक। हम एक बार फिर से दोहरा लें, हम लोग अभी तक जो चर्चा किए कि संतुलित बजट का मतलब है कि सरकार का अनुमानित आय और सरकार का अनुमानित व्यय दोनों बराबर होता है। तो सरकार आय कैसे अर्जित करती है? तो टैक्स के माध्यम से। मतलब जितना सरकार टैक्स के माध्यम से आय अर्जित कर रही है उतना ही सरकार जब सार्वजनिक व्यय कर दे तो ये स्थिति संतुलित बजट की स्थिति है। संतुलित बजट के स्थिति में डेल्टा T और डेल्टा G दोनों बराबर होते हैं। हम लोगों को पता है G का मतलब सार्वजनिक व्यय से। अब ध्यान से एकदम समझिएगा कि संतुलित बजट गुणक जब हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो संतुलित बजट क्या है? तो कर गुणक
और सार्वजनिक व्यय गुणक का योगफल संतुलित बजट गुणक कहलाता है। चलिए हम लोग देख लें एक बार संतुलित बजट गुणक कैसे निकालें। कई बार इससे प्रश्न रहे हैं, हम बार बार आप लोगों से बताते हैं कि एनसीईआरटी गागर में सागर है। एनसीईआरटी की किताबों को हम जितनी बार पलटे हैं, जितनी बार हम एनसीईआरटी को उलट पलट के देखे हैं, हमको हर बार एनसीईआरटी की किताब में कुछ न कुछ नया मिला है। हम जितनी भी तरह की बातों को आपसे शेयर कर रहे हैं, ये सारी बातें 12वीं के एनसीईआरटी के किताब से ही है। इसलिए जो +2 के बच्चे हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी को बढ़िया से समझना, बढ़िया से पढ़ना तो ज़रूरी है ही। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी के किताबों का बार बार अध्ययन बहुत लाभदायक डिसीजन हो सकता है। हम लोग अभी तक जितने भी तरह के तमाम विषयों पर बात किए हैं, चाहे वह हस्तांतरणीय भुगतान गुणक रहा हो, कर गुणक हो, सार्वजनिक व्यय गुणक हो, संतुलित बजट गुणक की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएंगे। 12वीं के एनसीईआरटी में ही हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न भी हैं और कई बार ये न्यूमेरिकल प्रश्न हूबहू टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। चलिए ध्यान से हम लोग देखिए कि आखिर संतुलित बजट गुणक क्या है। तो हम लोग अभी चर्चा किए कि संतुलित बजट गुणक इक्वल टू क्या था, तो कर गुणक प्लस सरकारी व्यय गुणक। तो हम लोग देखें संतुलित बजट गुणक को एक लाइन में हम लोग परिभाषित किए कि यह कर गुणक और सरकारी व्यय गुणक का की जोड़ होता है। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग कर गुणक और सरकारी व्यय गुणक को जोड़ दें तो एक आना चाहिए, यही हम लोगों को प्रूव भी करना है। अब ध्यान से देखा जाए, संतुलित बजट गुणक इक्वल टू कर गुणक निकालने का फार्मूला अभी हम लोग तुरंत लिखे थे। कर गुणक इक्वल टू हम लोगों को ये कर लीजिए, हम लोगों को दिखलाना है dy/dt प्लस dy/dg इक्वल टू 1। मतलब कर गुणक और सरकारी व्यय गुणक को जब जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 1। चलिए हम लोग इसका LHS लें। LHS क्या है, dy/dt प्लस dy/dg। हम लोगों को पता है dy/dt इक्वल टू -b/1 - b। हम लोग जानते हैं यहाँ b का मतलब MPC से है, प्लस dy/dg। सरकारी व्यय गुणक निकालने का फार्मूला क्या है, तो सरकारी व्यय गुणक निकालने का फार्मूला है 1/1 - b। अब चलिए इसे जोड़ के देखते हैं, 1 - b, ये हो जाएगा -b + 1, या इसी को 1 - b/1 - b लिख सकते हैं। ये कट गया तो इस तरह से 1/RHS। हम लोगों को जो साबित करना था कि संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है, हम लोग साबित कर चुके हैं कि संतुलित बजट गुणक का मान 1 है। अब जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन रहेगा संतुलित बजट गुणक का मान होता है 0, 1, 2 इन्फिनिटिव। तो हम लोग देख लिए कि संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, संतुलित बजट गुणक का मतलब से भी कुछ के अर्थ से भी प्रश्न रहता है। संतुलित बजट गुणक क्या है, तो हम लोग देखें कि कर गुणक और सरकारी व्यय गुणक को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, संतुलित बजट गुणक। एक महत्वपूर्ण इसका अजम्पशन है, इसकी मान्यता है, वो ध्यान से सुनिएगा।
संतुलित बजट गुणक इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार टैक्स के माध्यम से जितनी आय अर्जित करती है उस सभी आय को, टैक्स के माध्यम से सरकार जितना भी आय अर्जित कर रही है वो सभी आय वस्तु और सेवा के खरीदने के ऊपर सरकार व्यय करती है। इसको ऐसे भी आप कहिए कि संतुलित बजट गुणक इस अजम्पशन पर आधारित है कि सरकार टैक्स के माध्यम से जो आय अर्जित कर रही है उस सभी आय को व्यय करती है वस्तु और सेवा के ऊपर, वस्तु और सेवा खरीदने के ऊपर सरकार व्यय करती है। आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सरकार टैक्स के माध्यम से जो आय अर्जित की है उस आय का प्रयोग हस्तांतरणीय भुगतान करने में सरकार नहीं करती है। मतलब टैक्स का प्रयोग वस्तु और सेवा खरीदने के ऊपर खर्च किया जा रहा है, सरकार उस आय का प्रयोग हस्तांतरणीय भुगतान के रूप में नहीं कर रही है। अगर कर के माध्यम से सरकार जो आय अर्जित की अगर उसका प्रयोग हस्तांतरणीय भुगतान करने में कर दे तब क्या होगा? ये अपवाद स्थिति है। इसकी मान्यता हम एक बार फिर से रिपीट कर दें। मान्यता था कि टैक्स के माध्यम से जो आय आया उस आय का प्रयोग सरकार वस्तु और सेवा खरीदने के ऊपर व्यय करती है। इस आय का प्रयोग हस्तांतरणीय भुगतान के रूप में नहीं करती है। लेकिन जब सरकार टैक्स के माध्यम से जो पैसा लाई है, टैक्स कलेक्ट करके जो पैसा लाई है, अगर उस पैसा का प्रयोग हस्तांतरणीय भुगतान करने में सरकार कर दे तब क्या होगा? तो उस स्थिति में संतुलित बजट गुणक का मान शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर से हम रिपीट कर दें। हम लोग अभी देखें कि सरकार जो पैसा टैक्स के माध्यम से लाई है, टैक्स के माध्यम से जो एकत्रित की है, अगर उस पैसा का प्रयोग सरकार हस्तांतरणीय भुगतान करने में करे तो संतुलित बजट गुणक का मान जीरो हो जाएगा। इसे हम लोग साबित करते हैं। देखा जाए, संतुलित बजट गुणक का मान जीरो कब होता है, ये प्रश्न रह सकता है। तो जीरो तब होगा जब टैक्स के माध्यम से जो पैसा सरकार के पास आया उसका प्रयोग सरकार हस्तांतरणीय भुगतान करने में कर रही है। मतलब जब dy/dt प्लस dy/dr किया जाए, जब dy/dt प्लस dy/dr अगर हम लोग कर देंगे तो संतुलित बजट गुणक का मान शून्य हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, dy/dt इक्वल टू क्या होता था? मतलब कर गुणक निकालने का फार्मूला क्या था? तो कर गुणक निकालने का फार्मूला था -b/1 - b। हस्तांतरणीय भुगतान गुणक निकालने का तरीका क्या था? तो हस्तांतरणीय भुगतान गुणक निकालने का तरीका था b/1 - b। अब ध्यान से देखिएगा, 1 - b -b प्लस b, -b प्लस b इक्वल टू 0/1 - b। 0 बाय एनी नंबर इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि संतुलित बजट गुणक 0 कब होता है। तो इसका हम लोग स्पष्ट जवाब देखे हैं कि जब कर के माध्यम से जो पैसा सरकार के पास आया, यदि उस पैसा का प्रयोग सरकार हस्तांतरणीय भुगतान करने के ऊपर करे तो संतुलित बजट गुणक का मान 0 हो जाता है। हम लोग हस्तांतरणीय भुगतान का मतलब कल समझे थे। हस्तांतरणीय भुगतान एक तरफा भुगतान होता है, जैसे छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, प्राकृतिक आपदा के समय सरकार द्वारा मदद किया जाना, ये सभी हस्तांतरणीय भुगतान है। तो ऐसे जनरली संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है? 1। संतुलित बजट गुणक हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग देखें, कर गुणक और सार्वजनिक व्यय गुणक का योगफल संतुलित बजट गुणक कहलाता है और संतुलित बजट गुणक का मान 1 होता है। चलिए, हमें अच्छा लगा कि जो कल का क्लास था
लगभग सारे स्टूडेंट उसको अटेंड किए, सभी लोगों ने नोट्स बनाया और नोट्स को आप चेक भी करवाए। इसी तरह से आप गंभीर रहिए, आप सीरियस रहिए, पढ़ने के प्रति, अपने करियर के प्रति सजग रहिए। हम लोग प्रश्न भूमि में महासंग्राम फिर से शुरू करते हैं। यहाँ 2 प्रश्न हैं, कर गुणक का सूत्र है और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हस्तांतरणीय भुगतान गुणक का सूत्र है और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको सही जवाब कमेंट्स करके बताना है। और आप लोगों से हमारा एकदम अनुरोध होगा कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा सीरियसली देखते हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम जान सकें कि आपको समझने में कहीं कठिनाई होता है क्या। अगर आपको कठिनाई होता है तो हम अपने पढ़ाने के तरीके को और भी सरल बनाने का प्रयास करेंगे और भी आसान बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।